कश्मीर में लगातार स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश विघ्न संतोषियों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इधर केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां काउंटर ऑफेंसिव की जा रही हैं उनके खिलाफ जो घाटी में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद खौफ का माहौल है। दिल्ली में गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग समाप्त हुई। सेना प्रमुख एनएसए, सीआरपीएफ और रॉ चीफ के साथ बैठक हुई। 2 घंटे तक चली बैठक में हाइब्रिड आतंकी प्लान पर विचार किया गया। ये हाइब्रिड टेररिज्म जो इस समय नया टेररिज्म, न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म देखने को मिल रहा है, जहां ये आतंकी निकलते हैं वो होते हैं आतंकी जिनका कोई क्रिमिनल ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता जिससे वो सीधे स्कैनर में आ सकें। जाते हैं आम लोगों की तरह, छोटे हथियार लिए होते हैं, टारगेटेड लोग होते हैं जिनको जाकर वो निशाना बनाते हैं। लिहाजा ये हाई सिक्योरिटी वाले कोई लोग नहीं होते, हाई सिक्योरिटी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते। अचानक किसी एक आम आदमी को निशाना बनाया जाता है और इतनी बड़ी आबादी में जाहिर है सबको सुरक्षा दे पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कब कौन निशाना बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। उधर अमरनाथ यात्रा भी होनी है, उसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजामों को चाक चौबंद करने के संदर्भ में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जरा देखिए, जन्नत के जालिम अब दिन गिन कह रही है केंद्र सरकार। 3 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या, पिछले 27 दिनों में 10 टारगेटेड किलिंग और साल में अब तक 19, बल्कि अब ये ज्यादा हो गई, 19 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग्स। गृह मंत्रालय में दूसरे दिन हलचल लगातार बनी रही। अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, आप उनके साथ तमाम अधिकारियों की, उपराज्यपाल की लगातार चल रही है। एनएसए के साथ गृह मंत्री की 2 बार बैठक हुई है। कल एनएसए और रॉ चीफ से मिले थे गृह मंत्री अमित शाह। आज आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई अमित शाह की। और हत्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले आतंकी नहीं हैं। टारगेट किलिंग में शामिल आतंकियों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पैसे या ड्रग का लालच देकर हाइब्रिड आतंकी तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिड आतंकियों के लिए सिविलियन आसान शिकार होते हैं, सुरक्षा बलों के रेडार पर नहीं आते हाइब्रिड आतंकवादी। हाइब्रिड आतंकवादियों पर प्लान तैयार कर लिया गया है। थाने में बनेंगे स्पेशल यूनिट्स और अब हाइब्रिड आतंकवादियों को हाइब्रिड तरीके से जवाब भी मिलेगा। क्या स्ट्रैटेजीज तैयार की गई हैं और वो कितनी कारगर होंगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके साथ भी मैं आपका परिचय करा देता हूं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। उनसे हम बातचीत करके समझेंगे कि ये जो प्लान तैयार हुआ है, क्या वो काफी दिनों से अमल में लाए जाने के संदर्भ में सोचा जा रहा था, या अब सोचा गया है और अब बहुत जल्द में अमल में आता हुआ दिखाई देगा? पहले तो शिवम आपसे ये समझूंगा कि कितनी बड़ी चिंता है ये और कितनी जल्दी ये चिंता दूर होगी। दिनेश जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिंता है। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की और कोशिश होने के बाद सक्सेसफुल भी वो हुआ, लेकिन आज जिस तरीके से अब ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये अपने आप में सरकार इस चीज़ को लेकर संजीदा है और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ भी रही है। महत्वपूर्ण बात, जहाँ तक आपने थाना लेवल पर जो हाइब्रिड चीज़ें बनाने की बात की वो है, लेकिन एग्जीक्यूशन करके उसको आगे लेकर जाना और चीज़ों को सही समय पर डिलीवर करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन ये वो सरकार है जिसने तमाम चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया है, वरना 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर और आप अगर खास तौर से बात करें तो 1986 के बाद का कश्मीर और आज के कश्मीर में फर्क है। लेकिन अगर एक भी जान जाती है तो पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस सिचुएशन को बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से कर्व करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये कह रही है कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसरार खान हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उनसे एक बात मैं समझना चाहता हूं। इसरार खान साहब, इस बात पर इंसिस्टेंस और इसरार कम करते हुए कि 370 के बाद जो स्थितियां हैं वो हमको मंजूर नहीं है, क्या आप सरकार के साथ सहयोग करते हुए कश्मीर की भलाई के लिए आने वाले दिनों में काम करेंगे? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि मैं इस वक्त आपके पास एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करूँगा। मैं एक एक्स डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हुआ हूँ और 1984 से मैं सर्विस में आया था और मिलिटेंसी का पूरा मैंने आगाज देखा और आज तक देखा। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्सपेक्टिव में भी आप बात करेंगे तो मैं उसका भी आपको जरूर जवाब दोनों ही तरीकों से अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, मैं बहुत मुख्तसर तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि हाइब्रिड मिलिटेंट, ये आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये एक
तासुर दिया जा रहा था कि वो मेरे साथी भी अभी दे रहे थे कि जी वो अगस्त के बाद जो है 2019 के बाद जो है कोई फर्क नहीं पड़ा है और हालात बेहतर हुए हैं। तो मैं ही कहूँगा अगर आप हालात बेहतर समझते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये मिलिटेंट कौन है और कितने हैं और किस डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं और कोने कोने में फैले हैं, और अब वो जब चाहें जिस जगह भी चाहें तो वो आराम से जो है कौन है ये आतंकवादी इसरार साहब, कौन है? अब और बहुत संक्षिप्त रखिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। मैं भी मुख्तसर ही आपको ये बोलूंगा, ये आप देख रहे हैं कि जो लावा जो उबल रहा था जो 370 को खत्म करने के बाद, और डिफरेंट चीजें जो कंट्री के अंदर भी हो रही हैं और मुल्क के अंदर जो हो रहे हैं, कहां से लावा ले आते हैं? लावा कहां से आ गया? ये लावा आपको कहां दिखाई देता है? यहाँ हमारे साथ आर्मी वेटरन्स भी हैं। आपने सुरक्षा के लिए, लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्विस दी है, इन्होंने भी देश की सुरक्षा की है। विशंबर सर। दिनेश देखिए, मैं क्विकली बताऊंगा। देखिए इसराइल सुन लीजिए सर, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत उतार चढ़ाव आए 35 साल में, लेकिन एक फिक्स्ड एजेंडा है पाकिस्तान का कि चिनाब के नॉर्थ और चिनाब के वेस्ट से बिल्कुल हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट कर दिया जाए और जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनको इंटिमिडेट कर दिया जाए, उनको डरा दिया जाए, उनको घबरा दिया जाए, उनको बिल्कुल मार्जिनाइज कर दिया जाए। इसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो आप लोग हाइब्रिड कह रहे हो, ये हाइब्रिड नहीं है, वो स्लीपर सेल्स थे। ये वो लोग थे जो बहुत दिन से ट्रेंड थे, बहुत पहले से, लेकिन लो लाइंग थे, इनको हथियार चलाना आता है, इनको सब कुछ आता है। तो ये उनको एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि जो माहौल बन रहा है उसके खिलाफ एक चीज जाए, एक मैसेजिंग जाए कि वहां माहौल ठीक नहीं है, 35 से हटा दिया, 370 हटा दिया और वहां माहौल आज भी खराब है। ये पाकिस्तान का वो एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा है और हमें इसे समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें क्लैरिटी आनी जरूरी है, इसमें क्लैरिटी आनी जरूरी है सर। और ये शुभम त्यागी आप देंगे क्लैरिटी कि 370 और 35 से सारे मर्जों की दवा के तौर पर सामने लाई गई थी क्या? और अगर ऐसा था उसको हटाना, तो क्या उसके बाद अब चीजें वाकई बहुत सुधरी हुई दिखाई देनी चाहिए थी? दिनेश जी, मैं सारी चीजों को एक ही साथ लेकर चलता हूं। सबसे पहले तो एक चीज हमें इस देश को समझनी होगी कि कैंसर जिसको करीब 40-42 साल पाला गया, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि चीजें बेहतर हुई हैं और एकदम 100% बेहतर नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 2 साल में जिस तरीके से संभाव चीजों को सरकार ने बेहतर किया, उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस आज जो आपके सामने दिख रहे हैं वो हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि अगर आप इसको बेहतर सिचुएशन मानते हैं, तो मैं तो नहीं मानता, आप बिल्कुल नहीं मानते होंगे, क्योंकि 42 साल में 23,000 फौजियों की जो शहीदी हुई उसको तो आप मानते ही नहीं थे। आप तो मानते ही नहीं थे कि एक फौजी को किस तरीके से ट्रक के सामने बांध कर। ये जो बात आपने कही, ये महत्वपूर्ण नोट है और इसको मैं खो नहीं जाने देना चाहता। वो लोग जो ये कहते हैं कि 370 और 35 के बाद कौन से वहां जन्नत बन गया, क्या उससे पहले वहां जन्नत था? जन्नत थी वो जगह। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।